ठीक है, अभी आज की जो क्लास है, आज प्राचीन भारत की आखिरी क्लास है। ठीक है, इसमें एक या दो धर्म रह गए हैं, मैं आपको अलग से वीडियो बना के और यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूंगा या उपलब्ध कर दूंगा। ठीक है, तो आज की जो आखिरी क्लास है, इस क्लास में हमें पढ़ना है राजपूत, पूरा वंश जो राजपूत है और जो छोटे छोटे वंश है इनको पढ़ना है। ठीक है, चालू करें। तो राजपूत वंश की अगर हम बात करें तो हम राजपूत वंश पुरानी क्लासेस से चालू हो गया था, इसमें हम एक प्रमुख वंश को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चाहमान वंश, जिसे हम चौहान वंश भी कहते हैं। आपने सुना होगा ना पृथ्वीराज चौहान के बारे में, नहीं सुना? तो यहां पर सुनिए, चौहान वंश के जो संस्थापक रहे वो रहे कौन? वासुदेव। कौन रहे? चौहान वंश के संस्थापक कौन रहे? वासुदेव। और वासुदेव की जो राजधानी रही वो रही अहिच्छत्र। क्या रही? अहिच्छत्र। अहिच्छत्र यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूपी। यूपी को हम क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। यहीं पर गंगा यमुना का संगम है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। ठीक है, चलो देखो, तो चौहान वंश के संस्थापक कौन रहे? कौन रहे? और इनकी राजधानी क्या रही? अहिच्छत्र। अहिच्छत्र कहां पड़ता है? यूपी। अब इनके बाद, वासुदेव के बाद आए अजयराज द्वितीय। कौन आए? अजयराज द्वितीय। और अजयराज द्वितीय ने क्या किया? अपनी राजधानी अहिच्छत्र से हटाकर एक नगर बसाया, अजमेर। अजमेर नगर बसाया और अजमेर नगर बसाने के बाद इसे ही क्या बना दी? अपनी राजधानी। तो बताएं, अजमेर किसने बसाया? अजयराज चौहान। क्या बोलेंगे? अजयराज चौहान। ठीक है, और राजधानी अहिच्छत्र मतलब यूपी से कहां ले गए? और अजमेर कहां पड़ता है? अजमेर कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अब एक बात और सुनो ध्यान से, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं। इनके वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक हुआ वो रहा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, चल, क्या नाम रहा इसका? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जो थे, इन्होंने एक संस्कृत का नाटक जिसका नाम है हरि के लिए, आईएमपी प्रश्न है बेटा, संस्कृत का नाटक जिसका नाम क्या है? हरि के लिए, इसकी क्या की? रचना। तो बताएं, हरि के लिए के रचनाकार कौन रहे? विग्रहराज। विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ। और इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? हरि के लिए। यह किस भाषा का है? यह किस भाषा का है? बहुत बढ़िया। इसके बाद सुनिए, इनके दरबारी जो कवि थे उनका नाम था सोमदेव, और सोमदेव नाम के व्यक्ति इनके दरबारी कवि रहे जिन्होंने एक और रचना की जिसका नाम था ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज। बिल्कुल धीरे से समझ रहे हैं, कुछ भी कठिन नहीं है, ध्यान रखिएगा। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, राजधानी अहिच्छत्र। इनके बाद कौन आए? अजयराज। अजयराज ने अजमेर बसाया और अजमेर को ही क्या बना दी? राजधानी। शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने संस्कृत का नाटक लिखा जिसका नाम क्या है? हरि के लिए। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद इनके दरबारी कवि पढ़े हमने, उनका नाम क्या था? सोमदेव। और सोमदेव ने कौन से ग्रंथ की रचना की? ललित विग्रह। अब आप एक चीज सुनो, आप जो पढ़ते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का, ये किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, मोहम्मद गोरी हुए, ठीक है, इनके बाद जितने भी बाहरी आक्रमणकारी हुए, ये सब भगोड़े लोग हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? कुछ भी बनाते थोड़ी थे, खुद नहीं बनाते थे। अपने जो हिंदुओं के मंदिर थे इनको अधिकतर तोड़ के और इनके ऊपर ही अपना कुछ भी बना देते थे। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद। ये मस्जिद जो है ये पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, और इस संस्कृत विद्यालय को बनवाया कौन ने था? विग्रहराज चतुर्थ। किसने बनवाया था? जिसे तोड़कर, संस्कृत विद्यालय को तोड़कर क्या बना दी गई? मस्जिद। कौन सी मस्जिद? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब इस वंश में हम आगे की बात करें तो ध्यान रखना, बिल्कुल धीरे धीरे समझ रहे हैं बेटा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। यहां कर देते हैं इसको, देखो। ठीक है, इनके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर अगले शासक आएंगे पृथ्वीराज तृतीय। कौन आएंगे? पृथ्वीराज तृतीय। सुनो, अब यहां पे मैं आपको मैपिंग से समझाऊंगा। ठीक है, ये लीजिए, यहां ध्यान से देखिए, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, हाँ या ना? तो पृथ्वीराज तृतीय
बड़े महान शासक हुए चौहान वंश में। और जब पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया तो पृथ्वीराज चौहान ने ना केवल अजमेर, ये राजस्थान से होते हुए कहां कहां चले गए? राजस्थान, राजस्थान के बाद लगा हुआ इससे पंजाब, पंजाब के बाद लगा हुआ कौन? यूपी, एमपी की कुछ सीमाएं, ठीक है, आधुनिक जो हरियाणा का निचला वाला हिस्सा। तो ये मतलब उत्तर पश्चिमी भूभाग पर एक बड़े क्षेत्र पर राजा राज कर रहे थे और इस राजा का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन वही इनके ही समकालीन उत्तर प्रदेश में बनारस जहां बोलते हैं, वाराणसी, वहां पर एक और राजा शासन कर रहे थे जिनका नाम क्या था? जयचंद। जिनका नाम क्या था बेटा? है ना? तो ध्यान से सुनिएगा कहानी क्या होती है। पृथ्वीराज चौहान जब शासन कर रहे होते हैं उस दौरान उन्हें जयचंद की जो बालिका होती है उसका नाम होता है संयोगिता। इनसे प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? संयोगिता कौन की पुत्री होती है? जयचंद। तो संयोगिता से प्रेम हो जाता है किसको? पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान उस समय के बड़े, मतलब हालांकि पृथ्वीराज चौहान से भी बड़ा शासक उम्र में भी और अनुभव में भी जयचंद हुए, लेकिन बात यह थी कि ये भी राजपूत, ये भी राजपूत। तो पृथ्वीराज चौहान ने जब संयोगिता को देखा और जब संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को देखा तो देखते ही उनके मन में ये विचार आया कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो धीरे धीरे क्या हुई? मुलाकात। तो उसके बाद जब ये बात जयचंद को पता चली संयोगिता के बारे में, तो जयचंद ने क्या किया कि सीधा स्पष्ट मना कर दिया, जबकि दोनों राजपूत थे, शादी हो सकती थी। अब इसके पीछे की बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन वो जानकारियां पेपर में तो नहीं पूछी जाती। अगर मैं आपको वो सब कुछ बताने लग जाऊं तो आपका कंटेंट सिलेबस से बहुत ही अलग हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा नहीं वहां से। तो आपको केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको इंटरेस्ट से क्या लेना देना। तो कहानी बहुत है, लेकिन एक शॉर्ट में समझ लीजिए कि जो जयचंद है, इनको जब संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता चलता है तो उठा के जयचंद जो है, एक ये मेरे द्वारा बनाई हुई स्टोरी ताकि आप समझ सके, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं। तो संयोगिता जो है अपने पिताजी से बोलती है कि मैं प्रेम करती हूं पृथ्वीराज चौहान से। तो जयचंद बोलते हैं कि मैं उससे तेरी शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगा, और ऐसा करके वो उनको कमरे में बंद कर देते। वो बोलते हैं अब तेरी शादी मैं करूंगा अपने हिसाब से किसी दूसरे बड़े राजा से। तो भाई जल्दीबाजी में जयचंद एक स्वयंवर रखते हैं और बड़े बड़े देशों के राजाओं को बुलाते हैं, राजपूत राजा आते हैं स्वयंवर में। और जयचंद की जो पुत्री होती है संयोगिता, वो अपनी पुत्री से ये बोलते हैं कि ये वरमाला मैं आपके हाथ में दे रहा हूं, इस वरमाला को आपको जो इनमें से जितने राजपूत राजा बैठे हुए हैं आपको जो पसंद हो आप उनके गले में ये माला डाल दीजिए, आपका विवाह उससे हो जाएगा। संयोगिता एक दिन पहले ही खत लिख चुकी थी पृथ्वीराज चौहान को कि अगले दिन मेरा क्या है? स्वयंवर है, या तो आप समय पर आ जाना, नहीं तो मैं अपने आप को। तो जब पृथ्वीराज चौहान सुबह सो के उठते हैं और पत्र पढ़ते हैं कि अरे बाप रे, ये तो बड़ी कहानी है, आज तो मेरी प्रेमिका का स्वयंवर है, अब वो भी राजपूत उस समय के नौजवान। तो पृथ्वीराज चौहान बैठते हैं अपने घोड़े पर और दौड़ा देते हैं कहां के लिए? बनारस के लिए, जयचंद के दरबार में। संयोगिता का वहां स्वयंवर चल रहा होता है, संयोगिता के हाथ में क्या रखी होती है? माला। और जयचंद क्या करते हैं? ये भी राजपूत राजा है, ये क्या करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति दरवाजे के बाहर इस तरह से झुका के खड़ा कर, मतलब पृथ्वीराज चौहान को नीचे दिखाने के लिए जयचंद उनकी मूर्ति को इस तरह से खड़ा कर देते हैं दरबार के बाहर, ताकि उनका अपमान हो। तो संयोगिता जाती हैं और उस मूर्ति को ही क्या पहना देती हैं? वरमाला। यहां पर जयचंद को क्रोध बढ़ जाता है और जयचंद कुछ करे इससे पहले भरे दरबार में तलवार लेकर पहुंच जाते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को हाथ देते हैं और बिठा लेते हैं अपने घोड़े पर, भरे दरबार में सभी लोगों के सामने मार काट करते हुए, और उनके सामने, उनकी तलवारों के सामने कोई बोल भी नहीं सकता तलवार के सामने, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान महान योद्धा थे। सब देखते रह जाते और संयोगिता को लेके पृथ्वीराज निकल जाते। लेकिन उस समय कहानी ये थी कि पृथ्वीराज चौहान भी मानसिक रूप से थोड़े से परेशान थे। कारण ये था कि एक बहुत तुच्छपुंजिया शासक, एक बाहरी आक्रमणकारी जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। आगे जब मैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, अभी हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं। तो मोहम्मद गौरी एक बहुत कह सकते हैं कि गिरा हुआ राजा, एक भगोड़ा, एक आक्रामक, एक विदेशी आक्रमणकारी, लुटेरा कह सकते हैं इसको, चोर कह सकते हैं। ये आते हैं
और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक करते हैं सन 1191 में। कब? 1191। तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जब अटैक करते हैं 1191 में, तो पृथ्वीराज चौहान जब पलटवार करते हैं, इस युद्ध का नाम होता है तराइन का प्रथम। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ये युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बहुत बुरे तरीके से हरा देते हैं और बहुत मारते हैं। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गौरी को समझ में आता है कि यार ये राजपूत आज मुझे छोड़ेगा नहीं, तो उसको क्या कर देते हैं, मोहम्मद गौरी जो है अपनी तलवार फेंक देते हैं और नीचे जैसे गाय चारों पैरों पर चलती है, ऐसे दोनों हाथ नीचे रख के गाय बन जाता है और मुंह में क्या रख लेता है, चारा, और बोलता है पृथ्वीराज तू राजपूत है और मैं तेरी गाय हूं, और मैंने सुना है गाय के ऊपर या निशस्त्र के ऊपर, जिनके हाथ में हथियार नहीं है, राजपूत उन पर शस्त्र नहीं उठाते। पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देते हैं, वो चला जाता है। इसी बीच 1191 से 1192 तक मोहम्मद गौरी कम से कम 15-16 बार आक्रमण करता है और हर बार पिट के जाता है एकदम। पृथ्वीराज चौहान हर बार मारते हैं और वो हर बार बच जाता है, इसलिए वो शस्त्र फेंक देता है, निशस्त्र हो जाता है। लेकिन फिर भी उसकी देखो मतलब जिद, उसकी जिद ये है कि इसको हरा के मेरे को भारत पे शासन कर, लेकिन पृथ्वीराज चौहान हर बार मार के उसको छोड़। इस बार कहानी गड़बड़ी हो जाती है कि देखो लड़की का चक्कर बाबू भैया, है ना, संयोगिता से शादी कर लेते हैं कौन, पृथ्वीराज चौहान। तो ये भी भैया राजपूत, नाक पे लग गई, नाक पे लग। राजपूतों में जयचंद को बहुत बुरी तरह से नकारा जाता है, क्योंकि मतलब कहते हैं ना, जैसे आज की डेट में भी कोई राजपूत जैसा है जो बेकार है, जो राजपूतों का साथ नहीं दे रहा है, राजपूतों का विद्रोह कर रहा है, तो उसको गद्दार नहीं बोलते, उसको बोलते हैं जयचंद। मतलब क्यों बोलते हैं जयचंद? कारण ये क्योंकि इसने ही फिर ये क्या करता है, मोहम्मद गौरी से जाकर मिल जाता है जयचंद। किससे मिल जाता है? मोहम्मद गौरी। और फिर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान के साथ, अच्छा इस तरफ कौन है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का ससुर जिसका नाम क्या है? जयचंद। तो जयचंद की सेना बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, और मोहम्मद गौरी जो थे ये तो थे ही भगोड़े, ये दोनों मिलकर पृथ्वीराज चौहान को छल से हरा देते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी पीछे से तीर चलवा देता है और पृथ्वीराज चौहान रणभूमि में युद्ध करते हुए गिर जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को कैदी या बंदी बनाकर अपने साथ अपने देश ले जाता है। कहां ले जाता है? अपने देश। ठीक है। अब उसके बाद 1191 के बाद 1192 में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज हार जाते हैं। और 1194 में अब कहानी क्या होती है सुनिए जरा। जो जयचंद होते हैं, जयचंद पृथ्वीराज चौहान को यही हरवा देते हैं, मरवा देते हैं जयचंद। ठीक है। और अपनी पुत्री को जीते जी विधवा करवा देते हैं जयचंद, सोचिए आप। और फिर जयचंद्र बोलते हैं किससे? मोहम्मद गौरी से, कि मैंने तेरा साथ दिया था युद्ध में। तो मोहम्मद गौरी बोला कि जब तू अपनी बेटी का ना हो सका तो मेरा क्या होगा। मोहम्मद गौरी जयचंद से ही लड़ाई कर बैठते हैं। कब? 1194 में। और इस युद्ध को कहते हैं चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? चंदावर का। ठीक है। तो जयचंद, इनकी राजधानी क्या रही? वाराणसी। और इनकी राजधानी क्या रही? इनकी राजधानी क्या रही? अजमेर। पृथ्वीराज चौहान। तो यहां पर आगे हम चलेंगे पूरी कहानी। जैसे यहां पर ये मोहम्मद गौरी इनको कहां ले जाता है? पृथ्वीराज चौहान को अपने देश ले जाता है, वहां पर ईरान ले जाकर और इनको कैद खाने में बंद कर देता है। कैद खाने में बंद कर देता है। पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों में सरिया घोंप देता है, दोनों आंखें फोड़ देता है, और हथकड़ी डाल के गले में वो क्या बोलते हैं, पूरे जंजीर बांध के, पूरे शरीर को जंजीर से लपेट के, पैरों को जंजीर से लपेट के, और दोनों आंखें फोड़ के और कारावास में डाल देता है मरने के लिए। कई समय बीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान की हालत बहुत नाजुक हो जाती है। तब पृथ्वीराज चौहान के मित्र होते हैं चंदवरदाई, जिनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। तो चंदवरदाई क्या करते हैं? जाते हैं अपने मित्र से मिलने के लिए पृथ्वीराज चौहान के पास। और पृथ्वीराज चौहान के पास जाकर वहां पर मोहम्मद गौरी गद्दी पर बैठा हुआ होता है। तो मोहम्मद गौरी से बोलते हैं कि भाई तुम राजा हो और तुम्हारे साम्राज्य में मैं एक लेखक हूं, हिंदुस्तान से आया हूं। मोहम्मद गौरी बोलता है आपका स्वागत है। तो चंदवरदाई ये बोलते हैं कि मुझे आपके जो दरबार है यहाँ पर एक प्रतियोगिता देखनी है, भव्य प्रतियोगिता का आयोजन करवाएं, और जिसको आपने अंधा किया है वो भी शब्द भेदी बाण चलाने की क्षमता रखता है, पृथ्वीराज चौहान, तो उसको भी इस प्रतियोगिता में शामिल किया जाए।
मोहम्मद गोरी ये बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि मोहम्मद गोरी को चंद्रबरदाई ने ये नहीं बताया कि मैं पृथ्वीराज चौहान का दोस्त हूं। तो वहां पर क्या होता है, प्रतियोगिता रखाई जाती है और एक तरफ खड़े होते हैं पृथ्वीराज चौहान, जिसकी आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं देता, गद्दी पर बैठा होता है सम्राट मोहम्मद गौरी। तब चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के बगल में जाते हैं, धनुष्माण देते हैं और कहते हैं कि मित्र मैं आ गया हूं, तेरा दोस्त। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, मित्र बहुत गहरे मित्र होते हैं। तो वहां पर कहानी यह होती है कि आगे चल के पृथ्वीराज चौहान को आवाज दी जाती है कि इस तरफ से आवाज आएगी और वहां पर आपको तीर चलाना है। कुछ ऐसा रखा रहता है कि आपको उस वस्तु पर क्या लगाना है, निशान लगाना है। तो उस वस्तु के पास एक आवाज पैदा की जाती है और पृथ्वीराज चौहान को चुनौती दी जाती है कि कहीं आप तो अंधे हो, तो जहां से आवाज आई वहां एक वस्तु रखी है, उस पर निशाना लगा दो। तो पृथ्वीराज चौहान पूछते हैं चंद्रबरदाई से कि वस्तु को छोड़ तू ये बता सुल्तान कितनी दूर है। तो चंद्रबरदाई बोलते हैं कि 4 बांस 24 गजा, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। मतलब 4 बांस की दूरी और 24 गज, 4 बांस और 24 गज की दूरी, अंगुल अष्ट प्रमाण 8 अंगुल ऊपर, ताऊ पर सुल्तान है मत पूछे चौहान। इतना बोलते हैं चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान उठाते हैं तीर और जो मारते हैं मोहम्मद गोरी के गले में भेदते हुए, पीछे सिंहासन को चीरते हुए तीर निकल जाता है। चंद्रबरदाई इतने में अपनी कटार निकालते हैं और पृथ्वीराज चौहान की छाती में मार देते हैं, क्योंकि पता है सेना अब उनको और प्रताड़ित करेगी, और खुद के सीने में भी क्या मार लेते हैं, कटार। तो ये थी कहानी किसकी, पृथ्वीराज चौहान। आगे और भी कई सारी बातें हैं कि जब मैं आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा तो पूरी कहानियों से भरा हुआ है, इंटरेस्टिंग कहानियां। इनको कहानी नहीं कह सकते, ये अपना इतिहास है बेटा, ठीक। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो किसकी किताब है, चंद्रबरदाई की। ध्यान रखिएगा, रणथंबोर में किसकी बात चल रही है बेटा, रणथंबोर में जैन मंदिर। रणथंबोर में कौन सा मंदिर, जैन मंदिर। किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान। रणथंबोर में जैन मंदिर, मतलब जैन मंदिर तो पुराना बना हुआ था, जैन मंदिर का शिखर जो क्षतिग्रस्त हो गया था, तो रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर किसके द्वारा बनवाया गया, पृथ्वीराज चौहान। किसके द्वारा बनवाया गया, पृथ्वीराज चौहान। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन हार गए थे, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीते थे, पृथ्वीराज चौहान। अब देखिए, आपसे बात करें जयचंद की, तो ये इस वंश को हम बोलते हैं गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश या राठौर वंश, गढ़वाल वंश या राठौर वंश। और ध्यान रखिए, इसके जो संस्थापक रहे वो कौन रहे, चंद्रदेव। और चंद्रदेव के बाद आगे चलकर कौन आए, जयचंद। और इस वंश के अंतिम शासक कौन रहे, जयचंद। और इनकी राजधानी क्या रही, वाराणसी। इनकी राजधानी क्या रही, वाराणसी। ठीक है कि नहीं। चलिए अब आगे बात करेंगे, अगला वंश आएगा राजपूती वंश में ही, परमार वंश। कौन सा वंश आएगा, परमार। ठीक है बेटा, चलो ये रहा आपका भारत का मैप। अब यहां पर हम बात करें इसी राजस्थान वाले क्षेत्र में, इसी राजस्थान वाले क्षेत्र में, ठीक है, राजपूत शासक शासन कर रहे थे। और इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में भी, मतलब कुल मिला के उत्तर भारत से लेकर लगभग दक्षिण भारत की सीमा प्रारंभ होते तक राजपूत शासकों का पूरा एक दौर चल रहा था। तो यहाँ पर ये बड़े पैमाने पर थे, लेकिन राजपूतों में एकता की कुछ कमी पाई गई, जिसके कारण इनकी सत्ता हाथ से जाती रही। यहां पर देखिए, अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है, धार। क्या पड़ता है, धार। तो धार में आपने नाम सुना होगा, एक गाना भी बना है कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। तो राजा भोज के बारे में आपने सुना होगा, बड़े रईस रहे। ये किस वंश के थे, परमार वंश के। किस वंश के थे बेटा, परमार वंश की राजधानी क्या रही, धार। और इस वंश का संस्थापक कौन रहा, उपेंद्र राज। संस्थापक कौन रहा, उपेंद्र राज। इस वंश का संस्थापक कौन रहा, उपेंद्र राज। इस वंश का शक्तिशाली शासक कौन रहा, राजा भोज। कौन रहा बेटा, भोज। और राजा भोज को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कविराज। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी, इसके बगल में जो भोजपुर शहर है वो किसने बसाया, राजा भोज। तो भोजपुर किसने बसाया, राजा भोज। और यही भोपाल में जो भोजताल नाम की जो झील है, ये भी किसने बसाई, राजा भोज। बताएं, भोजताल झील किसने बनवाई, राजा भोज। कविराज किसे कहते हैं, राजा भोज। किस वंश के थे, परमार। परमार वंश के थे। किस वंश के थे, परमार।
ठीक है, राजा भोज के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, इन्होंने अपनी राजधानी धार में एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था, और ध्यान रखिए इन्होंने अपनी राजधानी धार में सरस्वती देवी का मंदिर भी बनवाया था। तो धार में जो सरस्वती देवी का मंदिर है वो किसने बनवाया था? राजा भोज। किसने बनवाया था? राजा भोज। ये किस वंश के थे? परमार। इनकी राजधानी क्या थी? धार। भोजपुर किसने बसाया? भोज। किसने बसाया? अरे किसने बसाया बेटा? ठीक है, अब देखिए ये राजा भोज यहाँ पर जो शासन कर रहे थे, इसके बाद आगे वंश आता है तोमर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? तोमर। तोमर वंश आता है। हालांकि तोमर इन राजपूतों में भी, अगर हम बात करें, पहले दिल्ली तक शासन था। अगर आपसे पूछे कोई कि दिल्ली किसने बसाई है, तो दिल्ली बसाई है तोमरों। किसने बसाई है बेटा? तोमर। क्योंकि तोमरों का राजा था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर, जिनके द्वारा क्या बसाई गई? दिल्ली। तो तोमर साम्राज्य में अनंगपाल तोमर के द्वारा दिल्ली बसाई गई, जो देश की राजधानी है। ठीक है, अब आगे अगर अपन बात करें, दिल्ली का जो पुराना नाम था वो क्या था? इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, चलिए, तो जब आप यहां पर मालवा में, धार वाले क्षेत्र में, किन किन के बाद? परमार के बाद तोमर साम्राज्य आया। लेकिन तोमर साम्राज्य और भी कहीं कहीं पर था। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, ग्वालियर वाले क्षेत्र में आप देखेंगे, राजस्थान में भी। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ना पृथ्वीराज चौहान का, किससे? मोहम्मद गौरी से। तराइन का द्वितीय युद्ध, तो उसमें तोमरों ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था। तो पृथ्वीराज चौहान हार गए। उसके बाद पूरी राजपूत एकता में जो तोमर मतलब जो तोमर लोग जो गए थे वहां पर अटैक करने के लिए, जब राजा की हार हुई, राजा को बंदी बना के, तो ये पूरी तरीके से हार गए थे। तो ये यहां से निकलकर फिर ये कहां जाते हैं? इस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का जो ऊपरी क्षेत्र आप देख रहे हो, यहां से चंबल नदी बहती है। चंबल नदी में हम यहाँ बोलते हैं बीहड़। चंबल के डाकू नाम सुना? तोमर नहीं थे डाकू। तो यहाँ पर ये चंबल जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, चंबल मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, है ना, ये ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, तो ये वाला जो क्षेत्र है, चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आके राजपूत रुक जाते हैं। क्योंकि उस समय पर फिर मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है, शासन चलता है इनका। अकबर तक परेशान होता है, आखिरी तक चले राजपूत राजा, क्योंकि आखिरी तक जैसे अकबर है, मुगल वंश पूरा परेशान रहा इन लोगों से। तो चंबल वाले क्षेत्र में तो आपने देखा होगा अक्सर कि भिंड और मुरैना, भिंड में जो है भदौरिया राजपूत। कौन हुए? भदौरिया। जाकर मतलब भिंड वाला जो अधिकतर क्षेत्र है वहां पर भदौरिया मिलेंगे। मुरैना वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको कौन मिलेंगे? तोमर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा गुजरी महल, है ना, गुजरी महल। गुजरी महल कहां पर है? ग्वालियर। तो वहां के एक राजा हुए कौन? मान सिंह तोमर, जिन्होंने गुजरी महल, ये क्वेश्चन भी आता है कि गुजरी महल किसने बनवाया है? मान सिंह तोमर। और ग्वालियर का जो किला है ये भी तोमरों का। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश में किलों का रत्न किसे कहते हैं? ग्वालियर का किला। तो पूरा ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है ये आगे चल के राजपूत राजा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये परमार वंश, उसके बाद कौन आया? तोमर वंश। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे सोलंकी वंश की। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है मेरे बच्चे? गुजरात। कौन सा वाला क्षेत्र है ये? गुजरात। ठीक है, तो चलो अब अपन गुजरात पे चलते हैं। ये लो, ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हो गुजरात। इस वाले क्षेत्र पर चालुक्य वंश, या हम चालुक्य कह दें, या तो हम क्या कहते हैं बेटा? चालुक्य। गुजरात के चालुक्य शासक, है ना, या तो हम क्या बोल दें? गुजरात के चालुक्य शासक, या हम क्या बोल दें बेटा? सोलंकी वंश। कौन सा वंश बोल दें? सोलंकी वंश। देखो, सोलंकी वंश का जो संस्थापक था ये मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज प्रथम। कौन था बेटा? मूलराज प्रथम। इस वंश में आगे चल के एक शासक आता है जिसका नाम क्या होता है? भीम प्रथम। क्या होता है? भीम प्रथम। भीम प्रथम के समय पर महमूद गजनवी भारत पर अटैक करता है। कौन करता है? महमूद गजनवी। और ये अटैक होता है 1025 में। इसका कौन सा अटैक होता है? 16वां अटैक। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, जिनमें 16वां आक्रमण होता है गुजरात पर। और कहां होता है? सोमनाथ मंदिर। कहां होता है? सोमनाथ मंदिर। जब महमूद गजनवी गुजरात पर अटैक करता, उसने सुना था कि गुजरात में सोने की कोई कमी नहीं है। अगर भारत में सबसे ज्यादा सोना है तो वो कहां पर है? गुजरात में। ये किसने सुना था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सबसे ज्यादा भारत को अगर लूटा तो महमूद गजनवी ने लूटा। ठीक है, तो महमूद गजनवी अटैक कर देता है गुजरात के सोमनाथ मंदिर में 1025 ईस्वी में। कब कर देता है? 1025। अब यहां पर देखिए, यहां का राजा होता है भीम प्रथम।
जो जैसे ही महमूद गजनवी अटैक करते हैं तो भीम प्रथम भाग जाता है, छोड़ कर ही भाग जाता है, अपना देश ही छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, तो किसके समय पर? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी पूरे गुजरात में ढूंढता है, उसे सोना नहीं मिलता, लेकिन आखिरी में जब वो जाकर ढूंढता है कि भैया कहाँ है सोना, मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में, तो पूरा सोना, इतना सोना लूटता है ये मंदिर से, और लूट कर कहाँ चला जाता है वापस, कहाँ? अफगानिस्तान, गजनी। कहाँ? गजनी। देखिए, तो यहां पर जब वो लौट रहा होता है तो इस दिशा से नहीं आता, वो गलत बता दिया मैंने, ऐसे आता है। तो यहां पर उसको रास्ते में लोग सिंध प्रांत में कौन मिल जाते हैं? जाट। और जाट महमूद गजनवी को रोकते हैं और पूछते हैं कहाँ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है मैं लुटेरा हूं महमूद गजनवी। तू कोई हो, जाट महमूद गजनवी को बहुत गंदा मारते हैं और इसका पूरा धन छुड़ा लेते हैं वापस। ठीक है कि नहीं? थोड़ा बहुत बचने देते हैं और ये भाग जाता है। फिर 1026 में महमूद गजनवी अपने अपमान का बदला लेने के लिए वापस आता है, किसके ऊपर अटैक करने के लिए? जाट। और फिर पिटता है यहाँ पे आके। ठीक है, किसके बारे में बात चल रही है बेटा? महमूद गजनवी। किसके बारे में बात चल रही है? महमूद। ठीक है, अच्छा आपसे अगर पूछे कि भैया इस जो सोलंकी वंश है, इनका कौन सा एरिया था? गुजरात। गुजरात में इनकी जो राजधानी हुई वो कौन सी हुई? अन्हिलवाड़ा। कौन हुई राजधानी? अन्हिलवाड़ा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अन्हिलवाड़ा जो राजधानी है गुजरात में, इनकी रही, ये कौन से धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म। शैव धर्म किससे संबंधित है भगवान? कौन से वंश से संबंधित है? अरे हाँ या ना? तो बताएं, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? सोमनाथ मंदिर कहां पर है? वहां पर ये इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12। और 12 ज्योतिर्लिंग में जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा है? कौन सा है बेटा? अरे हाँ कि नहीं? अब देखिए, याद रखना, भीम प्रथम का एक सामंत था। इस सामंत का नाम क्या था? बिमल। क्या नाम था? बिमल। इसने माउंट आबू राजस्थान में, कहां पर? माउंट आबू राजस्थान में कौन से मंदिर बनवाए? दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन से मंदिर बनवाए? तो जो दिलवाड़ा जैन मंदिर आप पढ़ते हो ना, वो किसने बनवाए थे? बिमल ने। बिमल किसका सामंत था? किसका सामंत था? अब भीम प्रथम के बाद कौन सा शासक आएगा? भीम द्वितीय। कौन आएगा? और भीम द्वितीय के बारे में सुनिए, भीम द्वितीय के जो सामंत थे, इनका नाम था लवन प्रसाद। क्या नाम था? लवन प्रसाद ने बघेल राजपूत राजवंश की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, बघेल वंश का संस्थापक कौन रहा? बघेल वंश का संस्थापक कौन रहा? लवन प्रसाद। लवन प्रसाद। और ये लवन प्रसाद किसके सामंत रहे? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के सामंत कौन रहे? लवन सामंत ने कौन से धर्म की स्थापना की? हाँ कि नहीं? अब देखिए, आपसे पूछे गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन रहा, तो आप ध्यान रखना, कर्ण द्वितीय। गुजरात ये अंतिम हिंदू शासक था, क्योंकि इसके समय पर अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन ने क्या किया था? अटैक कर दिया था गुजरात पर। ठीक है, तो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कर्ण द्वितीय। ये बताएं, ये कौन सा वंश था? सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। भीम प्रथम के समय किसने अटैक किया था? कौन से मंदिर पर? सोमनाथ। इसके सामंत का नाम क्या? ठीक है, इसने माउंट आबू में। भीम द्वितीय के सामंत कौन थे? कौन थे? लवन प्रसाद। कौन सा वंश बनवाया? अब ध्यान रखना, इनका अंतिम शासक कौन रहा? कर्ण द्वितीय। कर्ण द्वितीय के समय किसने अटैक किया? अलाउद्दीन। और यहां से राजपूत वंश क्या हो गया? अरे हाँ कि नहीं? चलिए अब आगे चलें, आगे चलेंगे। देखिए, अब आपसे पूछे कि भैया ये फिर भारत बनाते हैं अपन, बार बार आपको इंडिया का मैप बनाना पड़ रहा है। देखो, क्योंकि आप अब देखेंगे, अब इतने पूरे इलाके में देख रहे हो आप राजपूत, हाँ कि नहीं? चलो अंडू, यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है बेटा जबलपुर, मध्य प्रदेश के दक्षिणी छोर। जबलपुर। जबलपुर का पुराना नाम भी पूछा जा सकता है, नाम बता देना, त्रिपुरी या तेवर। ठीक है, त्रिपुरी या तेवर। आपसे पूछे त्रिपुरी किसका नाम था? अधिकतर बच्चे लगा देते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा का पुराना नाम त्रिपुरी, गलत है। त्रिपुरा का पुराना नाम मतलब त्रिपुरी किसका पुराना नाम है? जबलपुर। तेवर किसका पुराना नाम है? हाँ या ना? चलिए, तो यहां पर एक वंश पड़ता है जिसका नाम हम पढ़ेंगे कलचुरी वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? बताओ भैया।
कलचुरी। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकल। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकल। ठीक है, इनकी राजधानी क्या रही? त्रिपुरी या तेवर। मतलब आप हिंदी में बोलो तो क्या बोलोगे? जबलपुर। क्या बोलोगे? जबलपुर। इनका शक्तिशाली शासक रहा गंगोय देव। कौन रहा बेटा? गंगोय देव। और शक्तिशाली शासक क्यों? किसी में क्षमता नहीं थी, क्योंकि सब अभी सोने के सिक्के कब के बंद हो गए हैं, वो गरीब। तो इसने वापस सोने के सिक्के प्रारंभ करे। काय के सिक्के? इसने वापस सोने के सिक्के जो बंद हो चुके थे वो चालू किए, स्वर्ण मुद्राएं इसने चालू की, और इसने खुद को फिर से एक उपाधि दी थी, विक्रमादित्य। बताएं भारत में कितने राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी? कितने राजाओं ने? 14। अरे हाँ कि नहीं? और सुनो, इसी ने यही पड़ोस में, कहां पर? उड़ीसा पर अटैक किया। तो ध्यान रखना, किस राजपूत शासक ने कलिंग पर आक्रमण किया था? गंगोय देव। गंगोय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हाँ, सोने की मुद्राएं फिर से चालू करवाई थी। हाँ कि नहीं? ये किस वंश के शासक थे? कलचुरी वंश। किस वंश के शासक थे? कलचुरी। अब यहाँ पर देखिए, राजस्थान में आगे चल के आपको एक और वंश सुनने के लिए मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सिसोदिया वंश। ये भी राजपूत हुए। क्या नाम था? सिसोदिया। ठीक है कि नहीं? सिसोदिया। क्या नाम सुन रहे हैं आप? सिसोदिया। अब सुनिए, ये अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत घराने के मानते हैं। ये अपने आप को क्या बोलते हैं? सूर्यवंशी। ये अपने आप को क्या बोलते हैं? सूर्यवंशी। हाँ कि नहीं? ये किस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे? मेवाड़। और मेवाड़ कहां पर है? राजस्थान। मेवाड़ कहां पर है? राजस्थान। इनकी राजधानी क्या है? चित्तौड़। इनकी राजधानी क्या है? चित्तौड़। जब मैं आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा तब आपको ये फिर से पढ़ने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अलाउद्दीन के समय पर भी यहाँ पर चित्तौड़ के राजा कौन थे? पद्मावती के हस्बैंड रावल रतन सिंह, जिसने जौहर किया था। मलिक मोहम्मद जायसी की एक पुस्तक है पद्मावत, हाँ कि नहीं, जिसमें राजा रतन सिंह और महारानी पद्मावती के बारे में लिखा हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी। तो आगे जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे ना, तो एक बार आपको फिर थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन अभी जितना पढ़ा रहा हूं उतना समझ लो कि सिसोदिया वंश कहां पर रहा है? राजस्थान में। हाँ या ना बेटा? सुनिए, आपने नाम सुना होगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। विजय स्तंभ इन्हीं के द्वारा बनवाया था। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा। और 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था। खतौली का युद्ध लड़ा था महाराणा कुंभा ने। किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोदी। इसको नहीं याद करना, मत याद करो, क्योंकि मैं आगे आपको वैसे भी पढ़ाऊंगा जब लोदी साम्राज्य पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो अभी जितना पढ़ा रहे हैं उतना ध्यान रखो। चलो बताओ जल्दी से मुझे, सिसोदिया वंश की राजधानी क्या रही? क्या रही? चित्तौड़। और इनका शासन कहां था? अरे बोलो, हाँ कि नहीं? अब देखो, यादव वंश आप पढ़ेंगे यहाँ महाराष्ट्र में। अब राजपूत समाप्त हो गए, अब यहाँ पर आएंगे, मतलब राजपूतों का पढ़ाई खत्म हो गई। अब अगला वंश पढ़ाएंगे, यादव वंश। यादव वंश का यादव जो वंश है, इनका राजा था भिल्लम पंचम। भिल्लम पंचम क्या था? इनका संस्थापक। और इनकी राजधानी क्या थी? देवगिरी। देवगिरी कहां पड़ती है? महाराष्ट्र। देवगिरी कहां पड़ती है? महाराष्ट्र। आगे आपको याद रखना है होयसल वंश। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कौन सा वंश आएगा? होयसल। ये कहां आएगा? कर्नाटक। कहां आएगा बेटा? कर्नाटक। हाँ कि नहीं? इनका संस्थापक था नृपकाम। होयसल वंश का संस्थापक कौन रहा? नृपकाम। नृपकाम आपको अगर नहीं मिले तो आपको क्या बताना है? कर्नाटक में है ना इनका राजवंश। अरे हाँ कि नहीं? संस्थापक कौन है? अगर आपको नृपकाम नहीं दिखता है तो आप विष्णुवर्धन लगा देना। क्या लगा देना? विष्णुवर्धन। क्यों? कहीं पर नृपकाम लिखा है, कहीं पर विष्णुवर्धन। इनकी जो राजधानी रही वो क्या रही? बेलूर। क्या रही? बेलूर कहां पड़ता है? कर्नाटक। बेलूर कहां पड़ता है? बेलूर कहां पड़ता है? हाँ कि नहीं? विष्णुवर्धन ने ही चिन्नाकेश्वर का मंदिर बनवाया। मतलब यहाँ पर एक मंदिर है चिन्नाकेश्वर मंदिर। तो ये किसने बनवाया? विष्णुवर्धन, जो संस्थापक रहा, विष्णुवर्धन। तो आप क्या बोलेंगे? नृपकाम द्वितीय। नृपकाम बोल दीजिए। नृपकाम द्वितीय या विष्णुवर्धन ने इनकी स्थापना की। इनकी राजधानी क्या रही? बेलूर। और वंश का नाम कौन सा वंश है? होयसल वंश। कौन सा वंश है बेटा?
कौन सा वंश है? होयसल वंश की राजधानी क्या रही? अरे बताओ क्या रही? आया ना? अब हम इसी में पढ़ा दूं कि दूसरा बना दूं मैं? अगला बना लो बेटा, यहां पर ठीक है, ये देख लो। तो ये वाला जो क्षेत्र रहा इसको हम बोलते हैं उड़ीसा। क्या बोलते हैं? उड़ीसा। उड़ीसा में आगे चल के एक वंश आता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा वंश? गंग वंश। अरे कौन सा वंश? कौन सा वंश बेटा? गंग वंश। अब गंग वंश के बारे में सुनिए, ये कहां कहां फैला था? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की हल्की सी क्षेत्रों पर। ये आंध्र प्रदेश पड़ता है नीचे, ठीक है? तो आंध्र प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में कौन सा वंश फैला हुआ था? गंग वंश। कौन सा वंश फैला हुआ था? हाँ कि नहीं? अब इसका संस्थापक कौन था? आनंद वर्मन। आनंद वर्मन। और आनंद वर्मन ने ही जगन्नाथपुरी नाम का टेम्पल बनाया है। जगन्नाथपुरी बहुत फेमस भव्य मंदिर है उड़ीसा का, जगन्नाथपुरी, ठीक है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में भी कहां है? पुरी। क्षेत्र का नाम क्या है? पुरी। तो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है ये बहुत फेमस है। यहाँ पर साल में एक बार रथ यात्रा निकाली जाती है और पूरे विदेशों से लोग आते हैं, बहुत ज्यादा। कृष्ण भगवान जो रहे, ये पूरी आप देख लो, एस्कॉन टेम्पल किसका है? पूरी दुनिया में बना हुआ है। कौन से भगवान की पूजा करते हैं? कृष्ण भगवान, ठीक है? तो यहाँ पर जब रथ यात्रा निकालती पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से। और कहते हैं कि हवा की दिशा के विपरीत दिशा में इनका जो झंडा है वो लहराता है। इसका आज तक साइंटिफिक रीजन नहीं मिला है। यहाँ का प्रसाद कभी खराब नहीं होता। कहाँ का? जगन्नाथपुरी का। और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, मतलब जो ओरिजिनल आज तक साइंस भी मतलब ढूंढ नहीं पा रहा। तो जगन्नाथ मंदिर के बनवाया किसने था? आनंद वर्मन। किसने बनवाया था? हाँ कि नहीं? आनंद वर्मन। अब जगन्नाथपुरी का टेम्पल कहां पर है? उड़ीसा। अब बेटा आगे और सुनिए, एक और राजा हुए नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। साउथ इंडिया में मंदिर बहुत मिलेंगे आपको हिंदू देवी देवता के। नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने बनाया था कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर कहां पर है? उड़ीसा। कोणार्क मंदिर कहां पर है? उड़ीसा। जितना कंटेंट पढ़ा रहा हूं ना बेटा, आप तो पढ़ लो एक बार और पेपर देने जाना, आपको मजा आ जाएगा। या तो सेट पेपर लगाना, समझ रहे हो? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सा मंदिर बनाया था? कोणार्क, ठीक है? इसको हम ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पेगोडा। किसे? कोणार्क मंदिर। ये कौन से भगवान को समर्पित है? सूर्य। कौन सा देवता को? सूर्य देव। बताएं तो कोणार्क मंदिर कहां पर है? कोणार्क मंदिर कहां पर है? कहां पर है? उड़ीसा। जगन्नाथपुरी मंदिर कहां पर है? जगन्नाथपुरी मंदिर कहां है? चलिए आगे चले। अब एक और वंश आएगा, काकतीय वंश। आप सोच रहे होंगे पहली ही बार में सब कुछ याद हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे आज की वीडियो में पूरा प्राचीन भारत खत्म करना है। कल से कौन सी क्लास चालू करेंगे? मध्यकालीन इतिहास की, ठीक है? चलो, तो यहां पर एक हम देखेंगे तेलंगाना में। कौन सा वंश देखेंगे? तेलंगाना, ठीक है? तेलंगाना। तेलंगाना। जरूरी नहीं है आपको पहली बार में सब कुछ याद हो जाए। रिकॉर्डेड क्लास देख लेना एक बार, ठीक है? पीडीएफ यहां से निकलवा कर दे देंगे, नहीं तो ऑफलाइन में एक बार फिर से आपको पूरी चीजें पढ़ा देंगे, ठीक है? पेपर में पूरे सिलेक्टेड कंटेंट दे रहे हैं। पेपर में प्रश्न कहीं से भी बनेगा, ध्यान रखना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उसमें कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसे नहीं पढ़ना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए। उसे पढ़ना ही चाहिए। इससे ज्यादा पढ़ना चाहिए वो बात की बात है। मतलब पेपर का लेवल बहुत अच्छे लेवल का पेपर देने जाओगे तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी भी पढ़ सकती है। समझ गए कि नहीं पढ़ेगी मतलब लगभग नहीं पढ़ेगी। इतना पढ़ लिया सफिशिएंट है हर एग्जाम के लिए। लेकिन यह है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम छोड़ दें, ठीक है? तो इसको सीरियसली लेना बेटा। तेलंगाना, यहां पर एक वंश रहा काकतीय वंश। कौन सा वंश रहा? काकतीय। और ये जो काकतीय वंश रहा, ठीक है, इसके जो संस्थापक रहे वो बड़ा प्यारा नाम है, बीटा। क्या नाम? क्या नाम रहा? बीटा प्रथम। बीटा प्रथम। प्रथम चीटा नहीं रहे, बीटा। क्या नाम रहा? कौन रहे? बीटा प्रथम। इनके बाद आते हैं रुद्र प्रथम। क्या आते हैं? रुद्र प्रथम। रुद्र प्रथम ने राजधानी तेलंगाना से हटाकर किसे बना दी? वारंगल। किसे बना दी? वारंगल, ठीक है? इसके बाद वारंगल जब राजधानी बनी तो अगले शासक आए रुद्र क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। क्या शासक हुए? प्रताप रुद्र।
प्रताप रुद्रदेव यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं और इनके ऊपर अटैक मार देता है दिल्ली से सीधा कौन? मलिक काफूर। कौन? मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का कहना था दुनिया की हर नायाब चीज पर किसका हक है? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, पढ़ेंगे खिलजी साम्राज्य, बहुत मजा आएगा। तो मलिक काफूर, क्या पढ़ रहे हैं? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा शासक था कि भाई साहब इसने दिल्ली में बैठ के उत्तर से दक्षिण पूरा जीत लिया था, पूरा कांप जाते थे लोग इससे। दक्षिण भारत में घुस गया, तेलंगाना में जाके इसका सेनापति मलिक काफूर। एकदम मलिक काफूर से बोल दिया अलाउद्दीन ने गला काट दे, मलिक काफूर गला काट देता था बिना सोचे समझे। तो जब मलिक काफूर यहाँ पर पहुंचा तो प्रताप रुद्रदेव शासन कर रहे होते। प्रताप रुद्रदेव को तेलंगाना के जो राजा रहे उनने, अरे भाई मलिक काफूर ने अटैक मारा है, तो इनने क्या किया? इनकी खुद की मूर्ति थी सोने की मूर्ति में जंजीर लपेट दी, ऐसी तार से बांध दिया ऐसे करके, ठीक है, और उसको भेंट की मलिक काफूर को। और कोहिनूर हीरा यहाँ की खदान से जो निकला था तेलंगाना की, वो किसको दिया? मलिक। ये कोहिनूर हीरा की बड़ी कहानी है बेटा, आगे चल के सुनो। इनके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद जाता है, खिलजी के बाद कौन आए? तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, फिर बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां ने इसको हीरे को फिर अपने सिंहासन में जड़ दिया। ठीक है, फिर ये कई बार विदेशियों ने भी इसको ले गए, ईरान ले गए, हाँ कि नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर। फिर ये वापस आ गया लौट के महाराजा दिलीप सिंह के पास। दिलीप सिंह से अंग्रेजों ने छुड़ा लिया और कहां ले गए? इंग्लैंड। आज ये वहां की महारानी के मुकुट में जड़ा हुआ है। इस हीरे का नाम क्या है? कोहिनूर हीरा। मतलब कोहिनूर हीरा भारत में जिस वंश के पास भी रहा वो वंश खत्म हो गया पूरी तरह से। तो ये चीज अंग्रेज बड़े समझदार थे, क्योंकि वो राजा के सिंहासन में लगा हुआ था। तो अंग्रेजों ने बोला ये राजा को नहीं फल रहा है भैया, ये अपने पास नहीं रखना चाहिए। फिर कहा अरे यार राजा को नहीं फल रहा, रानी को तो फल सकता है। तो उन्होंने वो महारानी के मुकुट में लगा दिया कोहिनूर हीरा, अपने भारत का था। ठीक है, तो ये मलिक काफूर को कौन सा हीरा प्राप्त हुआ था? कोहिनूर। किसने दिया था? प्रताप रुद्रदेव। मलिक काफूर प्रसन्न हुए और कहां चले गए बेटा? हाँ कि नहीं? वापस। ठीक है, लौट गए। तो ये कहानी थी कौन से वंश की? अरे बताते क्यों नहीं हो? ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे भारत का कौन सा इतिहास? कश्मीर। कौन सा इतिहास देखेंगे? देखो बेटा, कश्मीर की जो जानकारी है ये हमें मिलती है कहां से? ये हमें मिलती है बेटा कल्हण के द्वारा लिखी एक पुस्तक, और इस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। कौन सी पुस्तक है ये? राजतरंगिणी। मैं पूरे दिल से पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, पूरे दिल से पढ़ा रहा हूं, कंटेंट एकदम जबरदस्त है, ध्यान रखिएगा। उस समय के कल्हण एक ऐसे लेखक हुए कि जिन्होंने क्रमबद्ध इतिहास को लिखने का प्रयास किया है, राजा के गुण दोषों का भी इतिहास। मतलब पहले क्या होता था कि भाई मैं राजा हूं, मेरे दरबार में कोई लेखक है तो वो मेरे अच्छे गुणों को ही लिखेगा इतिहास, बुरे गुणों को नहीं। हाँ, तो कल्हण लेकिन एकमात्र ऐसे कौन हुए लेखक जिन्होंने राजा के गुण दोषों को भी लिखा है, ठीक है, स्पष्ट लिखा है। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें कि भाई सबसे पहले कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अगर कोई वंश आता है तो इस वंश का नाम था कारकेट वंश। कौन सा वंश था? तो आपसे पूछे बताए कारकेट वंश कहाँ का कारकेट वंश कहाँ का वंश रहा? जम्मू कश्मीर। ये जानकारी हमें कौन सी पुस्तक से मिली? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कौन ने लिखी? कल्हण। भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन है? राजतरंगिणी। इसमें हमें कौन से वंश की जानकारी मिली? कौन की? ठीक है, अब यहाँ कारकेट वंश के समय पर जो स्थापना करी वो कौन ने की बेटा? दुर्लभवान। और दुर्लभवान के समय पर भारत में आया था हेनसोंग। हाँ कि नहीं? कौन? हेनसोंग। और किसके समय पर आया था? हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय। और दुर्लभवान। कितने राजा? 3, हर्षवर्धन, पुलिकेशन द्वितीय। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो कारकेट। दुर्लभवान के बाद आता है ललितादित्य मुक्तापिंड। अगला शासक कौन आता है? ललितादित्य मुक्तापिंड। ललितादित्य मुक्तापिंड ये शासक आता है कश्मीर का राजा।
देख रहा है बेटा, भारत के एक एक राजा को पढ़ा दिया इस बार मैंने तो। ललितादित्य मुक्तापिंड, ललितादित्य जब मुक्तापिंड आता है तो ये भारत के चंदेल वंश के राजा जो मालवा में शासन कर रहे थे, जिनका नाम था यशोवर्मन। क्या नाम था? तो यशोवर्मन को ऊपर अटैक करते हैं और यशोवर्मन को युद्ध में हरा देते हैं। तो ध्यान रखिए, यशोवर्मन को जम्मू कश्मीर के किस राजा ने हराया था? ललितादित्य मुक्तापिंड, ललितादित्य मुक्तापिंड। और ध्यान रखना, एक और मंदिर इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था सूर्य मंदिर, मारतंड मंदिर। सूर्य का कौन सा मंदिर? मारतंड मंदिर। मारतंड मंदिर कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। हाँ कि नहीं? इसलिए जम्मू कश्मीर में सूर्य भगवान थोड़ा कम चमकते हैं, क्योंकि वहां उनकी पूजा होती है ना, तो गर्मी कम पड़ती है, वहां ठंडाई ज्यादा रहती है। आपने देखा, ठंडाई का इलाका है। मारतंड मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। किसने बनवाया था? ललितादित्य मुक्तापिंड। अरे हाँ कि नहीं? चलिए, अब इस वंश के बाद अगला वंश आता है बेटा उत्पल वंश। कश्मीर का कौन सा वंश? अरे बोलते क्यों नहीं हो? इस वंश के बाद आएगा अगला वंश जिसका नाम रहेगा उत्पल वंश। कौन सा वंश? हाँ कि नहीं? अब उत्पल वंश किस वंश के बाद आया? कौन से वंश के बाद आया? कारकेट वंश के बाद उत्पल वंश। और उत्पल वंश के जो संस्थापक रहे वो रहे अवंती वर्मन। कौन रहे? और अवंती लिख देता हूं यहां पर, अवंती वर्मन। और अवंती वर्मन ने एक नगर बसाया जिसका नाम था अवंतीपुर। कौन बेटा? अवंतिका। अवंतिका पागल हो गया? ठीक है, कौन सा बसाया उनने? अवंतीपुर। और अवंती वर्मन जो राजा रहे उत्पल वंश के थे, और इनके जो लेखक हुए, राइटर इनके दरबार में, वो रहे रत्नाकर। कौन रहे? आगे पूरे राइटर पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से बता दूंगा। रत्नाकर किसके दरबारी कवि थे? रत्नाकर किसके दरबारी कवि थे? अवंती वर्मन। किसके दरबारी कवि थे बेटा? ठीक है। इसके बाद अगला वंश आता है लोहार वंश। जम्मू कश्मीर का अगला वंश कौन सा आता है? लोहार। ठीक है, कौन सा वंश आता है? और लोहार वंश के संस्थापक रहे संग्राम राज। संग्राम राज, संग्राम राज। अरे चुप तो रहो बेटा, संग्राम बस खत्म हो गया, इतना ही है। संग्राम राज बस खत्म हो गया। मैं समझ सकता हूं आपकी फीलिंग। कौन? लोहार बेटा। आखिरी संग्राम राज सुनिए। संग्राम राज जो रहे वो लोहार वंश के संस्थापक रहे। और संग्राम राज का जो दरबार में आगे चल के एक राजा आते जिनका नाम होता है हर्ष। और हर्ष के दरबार में हर्ष का जब दरबार चल रहा होता है, शासन चल रहा होता है, तो इनके शासन में जम्मू कश्मीर में भीषण अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? भीषण अकाल। तो उस समय इनको एक उपाधि मिलती है, ये एक उपाधि धारण करते हैं जिसका नाम होता है नीरो की उपाधि। कौन सी उपाधि? नीरो की उपाधि। कौन सी उपाधि बेटा? तो नीरो की उपाधि किस शासक को दी गई? हर्ष। हर्ष किस वंश के थे? लोहार। हर्ष किस वंश के थे? लोहार। लोहार वंश के पहले में कौन सा वंश था? उत्पल। और उत्पल वंश के पहले भी कौन था? कौन था? ठीक है। अब सबसे आखिरी में कौन? लोहार। लोहार वंश के बाद अब जम्मू कश्मीर पे अटैक होना चालू हो जाते हैं। इस पर अटैक होता है यवन। किसका? यवनों। यवनों के बाद यहाँ पर होता है तुर्की अटैक। कौन सा अटैक? तुर्की अटैक। फिर तुर्की अटैक के बाद यहाँ पर एक तुर्की शासन प्रारंभ होता है जम्मू कश्मीर पर। और तुर्की शासन में एक सम्राट हुए जिनका नाम था जैनुल आवे, क्या हो रहा है? जैनुल आवेदीन। ठीक है, जैनुल आवेदीन। याद रखिएगा, आपसे पूछे जम्मू कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आवेदीन। जम्मू कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जैनुल। अब आगे चलते हैं भारत में कहां पर? असम राज्य। कौन सा राज्य? असम। ठीक है, देखो, ठीक है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है? असम। और ये क्षेत्र क्या कहलाता है? बंगाल। क्या कहलाता है बेटा? ठीक है। तो असम में यहाँ पर एक वंश था जिसका नाम है वर्मन वंश। कौन सा वंश बेटा? हाँ कि नहीं? और इस वंश के संस्थापक कौन थे? यशोवर्मन। कौन थे बेटा? कौन थे? यशोवर्मन। यशोवर्मन को कहीं कहीं पुष्यवर्मन भी कहा गया है। तो आप ध्यान रखना, यशोवर्मन ऑप्शन में ना रहे तो आपको क्या देना है? पुष्यवर्मन। ऑप्शन में आंसर क्या देना है? पुष्यवर्मन।
ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप नगर। क्या है बेटा? ये पेपर में आ चुका है एमपीपीएससी में, ठीक है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप नगर। कामरूप नगर असम का पुराना नाम है। और यहाँ का एक कौन सा वंश था? वर्मन वंश। पुष्य वर्मन इनके संस्थापक हुए, हाँ कि नहीं? आगे चल के इनके ऊपर किसने अटैक किया? बंगाल के पाल वंश। कौन से वंश ने? और यहाँ पर किस वंश का शासन हो गया? पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन रहे? गोपाल। यहाँ पर खत्म होता है आपका मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। कल की क्लास से चालू होगा मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। अभी मंदिर और मंदिर निर्माण की शैलियां आपको पढ़ाना रह गया है, तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक दो छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, जैसे दो तीन धर्म रह गए हैं, छोटे छोटे ईसाई धर्म रह गया है, शैव धर्म रह गया है। तो इन धर्मों की एक ही क्लास में वीडियो बनाकर कभी भी आपको ऑनलाइन करा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक